हेलो स्टूडेंट, आज हम बर्न का थर्ड पार्ट लेके आ रहे हैं आपके सामने। हमने प्रीवियसली 2 पार्ट बर्न के यहाँ पे स्टडी करे हैं और आपने उनको बहुत ज़्यादा देखा है और बहुत ज़्यादा लाइक किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज हम बर्न का थर्ड पार्ट लेके आ रहे हैं आपके सामने। चलो स्टार्ट करते हैं। बर्न के थर्ड पार्ट्स सेकंड पार्ट्स के अंदर हमने कुछ डिस्कशन किया था कि जब क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं बर्न में तो कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। तो उनका डिस्कशन किया था कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व होता है, तो बीपी कम होती है और हार्ट रेट बढ़ जाती है, वापस सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए होता है। नेक्स्ट हम आज बात करने कौन सा सिस्टम प्रभावित हो रहा है, रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम प्रभावित हो रहा है मतलब किडनी के पास भी ब्लड कम जाएगा। ब्लड कम क्यों जाएगा? क्योंकि बॉडी के अंदर जो वेसल्स या फिर वेसल्स के अंदर फ्लूइड है वो नहीं है, और वेसल्स के अंदर फ्लूइड नहीं है तो आपको पता है कि ये जो हार्ट है, हार्ट पंप करता है ब्लड को, और ब्लड पंप होके बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, और उसके बाद में फिल्टर होने के लिए ब्लड किधर जाता है? तो किडनी के पास जाएगा। ब्लड फिल्टर होने के लिए किडनी के पास जाएगा, लेकिन पहली बार जो ब्लड है वो कम जाएगा। कम इसलिए जाएगा क्योंकि वेसल्स में फ्लूइड नहीं है। फ्लूइड कहाँ गया? फ्लूइड शिफ्ट हो गया, फ्लूइड वेसल से बाहर की तरफ शिफ्ट हो गया बर्न के पेशेंट के अंदर। किडनी के अंदर फ्लूइड कम जाएगा तो फिल्टर भी कम होगा, और फिल्टर जब कम होगा तो यूरिन आउटपुट भी कम होगा। यूरिन आउटपुट भी कम होगा तो यहाँ पे ये लिखा है कि डिक्रीज जीएफआर। तो नॉर्मल जीएफआर 125, ये 125 से कम हो जाता है तो डिक्रीज आ जाएगी। कंडीशन डिक्रीज होने का रीजन है हाइपोवोलेमिया। वही वॉल्यूम कम है तो जीएफआर कम होगी, और जीएफआर कम होगी तो यूरिन आउटपुट क्या होगा? कम होगा। ओलिक यूरिया की कंडीशन आएगी जिसके अंदर बिलो 400 ml पर डे के हिसाब से यूरिन आउटपुट होता है, उसको ओलिगो यूरिया बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? ओलिगो यूरिया बोलते हैं। तो 400 ml पर डे से ये यूरिन आउटपुट हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो ओलिग यूरिया। और ये किसको लीड करेगा? एक्यूट रीनल फेलियर को, क्योंकि इसमें फिल्ट्रेशन के अलावा किडनी को भी ब्लड सप्लाई कम होगी, किडनी के फंक्शन कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, तो किडनी के अंदर एक्यूट कंडीशन आएगी। और एक्यूट कौन सी कंडीशन? एक्यूट रीनल फेलियर। तो ये चेंजेस किसमें देखने मिलेंगे आपको? रीनल सिस्टम के अंदर। तो बर्न के पर्सन्स में ओलिगो यूरिया होता है, ये साइन सिम्टम अराइज करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट सिस्टम प्रभावित होता है जीआई सिस्टम। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम भी क्या होता है? बर्न के पेशेंट में प्रभावित होता है। हमने देखा कि बर्न के पर्सन्स में वॉल्यूम कम हो रहा है, हाइपोवोलेमिया हो रहा है। जब वॉल्यूम कम होगा तो पर्सन्स के स्टोमक या फिर जीआईटी के अंदर ब्लड सप्लाई प्रॉपर रूप से नहीं होगी, कंडीशन इस्चीमिया की आ जाएगी। कंडीशन किसकी आएगी? इस्चीमिया की कंडीशन आएगी। प्रॉपर रूप से ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। जैसे एग्जांपल हम इधर देखें कि जैसे ये हमारा एक स्टोमक है, किसी पर्सन का स्टोमक है, इस स्टोमक को जो ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल्स हैं, जैसे गैस्ट्रिक आर्टरीज हैं, ये आर्टरीज क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? स्टोमक को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है? अब देखो हुआ क्या कि पर्सन्स के इन आर्टरीज के अंदर ब्लड का वॉल्यूम ही कम है, तो आर्टरीज के अंदर ब्लड क्या होगा? कम आएगा तो ब्लड सप्लाई भी कम होगी, और ब्लड सप्लाई कम होगी तो लेक ऑफ ब्लड सप्लाई इस्चीमिया की कंडीशन लेके आएगा। और यदि धीरे धीरे किसी पार्ट को ब्लड सप्लाई कम होती है तो उस पार्ट में इरोजन होने लग जाते हैं, टिश्यू क्या हो जाता है? डैमेज होने लग जाते हैं। वहां पे टिश्यू डैमेज होने लग जाएंगे तो इरोजन ऑफ गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, धीरे धीरे वहां से म्यूकोसा है वो टूटने लग जाती है। टूटने का रीजन पता चल गया, लेक ऑफ ब्लड सप्लाई। और धीरे धीरे टूट के वहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर क्या बन जाएंगे? घाव बन जाएंगे, वुंड बन जाएंगे, जिनको क्या बोला जाएगा? अल्सर। क्या बोला जाएगा? अल्सर। वो अल्सर किस टाइप के अल्सर होते हैं? कर्लिंग टाइप के अल्सर होते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया एग्जाम के अंदर कि कर्लिंग अल्सर कौन सी कंडीशन में देखने को मिलते हैं? तो बर्न वाले पर्सन्स के अंदर, या बर्न के अंदर कौन से टाइप के अल्सर मिलते हैं? तो बोलेंगे कर्लिंग टाइप के अल्सर। किस टाइप के अल्सर? कर्लिंग टाइप के अल्सर। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व होता है और इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ
बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का इम्बेलेंस होता है, जो स्टार्टिंग के अंदर बात किया था कि फ्लूइड के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट भी इम्बेलेंस होता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होता है तो रिलीज इनटू सेलुलर केटाइंस। सेलुलर केटाइंस क्या होते हैं स्टूडेंट? रिलीज होते हैं जब बर्न होता है। जब बर्न होता है तो देखो ये एक पर्टिकुलर पर्सन की एक सेल है, ठीक है। देखो कुछ बेसिक बातें करेंगे तभी समझ में आएगा कि एक सेल के अंदर के इलेक्ट्रोलाइट्स को बोलेंगे इंट्रासेलुलर और सेल के बाहर की कंटेंट्स को बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स। सेल के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं? जो केटाइंस होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो केटाइंस पाए जाते हैं सेल के अंदर इंट्रासेलुलर केटाइन मोर अमाउंट के अंदर पोटेशियम होगा। मोर अमाउंट के अंदर सेल के अंदर कौन सा होगा? पोटेशियम होगा। ओके, यदि ये क्वेश्चन मॉडिफाई होके बोले कि सेकंड हाईएस्ट इंट्रासेलुलर केटाइन क्या होगा? तो मैग्नीशियम। तो क्या होगा? मैग्नीशियम कंपोनेंट होगा। इसके अलावा इंट्रासेलुलर केटाइंस सबसे ज्यादा पोटेशियम होगा। ये दोनों सेल के अंदर होते हैं, स्टूडेंट, ठीक है। ये तो दोनों केटाइंस की बात हुई। इसी प्रकार के क्वेश्चन आए और बोले कि सेल के बाहर सबसे ज्यादा कौन से? सेल के बाहर, ये सेल है, इसके सेल के बाहर सबसे फास्ट एब्सोल्यूट अमाउंट के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? सोडियम होता है। और इसके अलावा सेकंड वन होता है कैल्शियम। ये कंपोनेंट्स होते हैं, देखने को मिलेंगे सेल के बाहर होंगे। ये केटाइंस है। यदि एनाइंस की बात करें तो एनाइन होते हैं सेल के अंदर फॉस्फोरस होता है, सेल के बाहर क्लोराइड होता है, होते हैं। ये एनाइंस है स्टूडेंट, ये 4 केटाइंस होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है। सिंपली सा क्वेश्चन बनता है कि सबसे सेकंड मोस्ट कॉमन इंट्रासेलुलर केटाइन का नाम बताओ, और बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं। अब गलत नहीं होना चाहिए, तो राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। सेकंड मोस्ट कॉमन मैग्नीशियम, फर्स्ट मोस्ट कॉमन पोटेशियम। सेल के अंदर, सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट प्राइमरी या फर्स्ट पोटेशियम और सोडियम, और सेकंड वन है कैल्शियम। ओके, ये सारी बातें। अब देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि रिलीज इनटू सेलुलर केटाइंस। सेल्स के अंदर जो केटाइंस हैं क्या हैं? पोटेशियम। ये पोटेशियम क्या होगा? रिलीज होगा। जब पर्सन में बर्न होगा तो पोटेशियम सेल के अंदर से रिलीज होके सेल के बाहर आ जाएगा। सेल के बाहर आ गया और सेल के बाहर आके इसका लेवल बढ़ा जाएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा, और लेवल बढ़ जाएगा तो कंडीशन कौन सी आएगी? हाइपरकेलेमिया की कंडीशन आएगी। देखो, जब भी हम पीएच पढ़ते हैं, पीएच चाहे कम हो चाहे पीएच ज्यादा हो, दोनों के अंदर ही पोटेशियम का अल्ट्रेशन होता है। तो एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी पर्सन्स की पीएच एल्किलोसिस होती है, एसिडोसिस होती है, तो कौन से इलेक्ट्रोलाइट को चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो बोलेंगे पोटेशियम की चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि दोनों के अंदर ये चेंज होता है, और ये सेल्स के बाहर आके लेवल बढ़ा के कौन सी कंडीशन लेके आएगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन करता। तो इसका लेवल बढ़ेगा तो पीएच कम हो जाएगी। तो देखो सेकंड क्वेश्चन बर्न में क्या बनने वाला है? ये बनेगा कि बर्न वाले पर्सन्स में पीएच क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे सिंपल से बोल सकते हैं क्या होगी? मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाली पीएच होगी। ये सेकंड क्वेश्चन बनने वाला है सीएचओ के अंदर, बेसिक क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? ओके, आगे ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ा हमने। आगे हम बात कर रहे हैं बर्न के पर्सन्स के अंदर मैनेजमेंट करना है। पर्सन्स का मैनेजमेंट कैसे करोगे? तो देखो, जब भी कंडीशन बर्न की होती है तो उसमें हम एक फर्स्ट एड के अंदर एक कुछ टर्म्स यूज करवाते हैं जिसको बोलते हैं रेस कंडीशन होती है। तो रेस के अंदर क्या करना है? पहले पर्सन्स को रेस्क्यू करना है, पर्सन्स को बचाना है। किससे बचाएंगे? फायर वगैरह जो भी। यदि हॉस्पिटल के पर्टिकुलर वार्ड में यदि आग लग गई है तो पहला काम नर्स को क्या करना है? पर्सन्स को पहले एक सुरक्षित जगह पे लेके जाना है। सुरक्षित जगह पे लेके जाएंगे तो पर्सन्स को आग से बचाया जा सकता है। दूसरा काम क्या करेंगे?
अलार्म सिस्टम को एक्टिवेटेड कर दिया जाएगा। अलार्म सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं जिससे पूरे हॉस्पिटल के अंदर सब पर्सन्स अलर्ट हो जाते हैं और वो पर्टिकुलर काम में लग जाते हैं ताकि सारी चीज़ों को सुरक्षित किया जा सके। इसके अलावा नेक्स्ट वन होता है सी का मतलब होता है कि क्लोज द डोर एंड एनी काइंड ऑफ विंडोज। जो हॉस्पिटल के विंडोज हैं या पर्टिकुलर वार्ड के डोर हैं उनको क्लोज कर दिया जाता है। क्लोज करने का पर्पज़ क्या है कि जहाँ से फायर हुई है या जहाँ पे आग लगी है वहाँ से स्मोक होगी और वो स्मोक हर वार्ड के अंदर स्प्रेड हो जाएगी। तो उस स्मोक को रोकने के लिए नर्स क्या करती है कि पर्टिकुलर वार्ड के जो डोर हैं वो विंडो है उनको क्लोज कर देगा तो पर्सन ज़्यादा सफोकेशन जल्दी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज कर दिया जाता है डोर और विंडो को। और लास्ट वन है एक्सटिंग्विशन का मतलब होता है, एक्सटिंग्विशन का मतलब होता है आग को बुझाने का प्रयास किया जाएगा। आग को बुझाने का प्रयास किया जाएगा तो इस प्रकार से जब भी फायर होती है तो रेस लगाई जाती है। ठीक है, रेस वैसे भी लगाई जाती है दौड़ के काम करने सारे कुछ, और रेस ऐसे भी हम सीक्वेंस वाइज से भी पर्सन को क्या करते हैं प्रिवेंट कराया जाता है। अब देखो इसके अंदर कुछ पहला ये है कि सेपरेशन द विक्टिम्स फ्रॉम द बर्न साइट्स। जहाँ पे बर्न हुआ उस साइड से पर्सन को दूर लेके चले जाओ ताकि जो जितना कुछ जला है वो ज़्यादा नहीं जले, थोड़ा बहुत तो बचे। इसके अलावा स्टॉप ड्रॉप एंड रोल। इसमें क्या हुआ कि जितनी जल्दी हो सके आग को क्या किया जाए कम किया जाए या पर्सन में जो बर्न हुआ है उसको जितना जल्दी हो सके उसको बहुत कम करने की कोशिश किया जाए। फ्लश केमिकल्स विथ सैलाइन सॉल्यूशन एंड वाटर। यदि बर्न हुआ है लेकिन बर्न किसके कारण हुआ है, केमिकल के कारण हुआ है, यानी बहुत एसिडिक कंडीशन के कांटेक्ट में आ गया या बहुत ज़्यादा एल्कलाइन कंडीशन थी उसके कांटेक्ट में आ गया, ऐसे कंटेंट्स के कांटेक्ट में आने के कारण स्किन तो बर्न होगी। और यदि केमिकल के कारण बर्न हुआ है, यदि केमिकल के कारण बर्न हुआ है तो किस से वॉश करेंगे, सलाइन से। कौन से सलाइन, नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन से क्लीन किया जाता है। अब देखो इसमें क्या है, कई बार क्वेश्चन है इस प्रकार से पूछा जाता है कि केमिकल से बर्न हुआ है पर्सन केमिकल से बर्न हुआ है। यदि केमिकल हॉस्पिटल में, यदि केमिकल हॉस्पिटल के अंदर बर्न किया है या केमिकल घर के अंदर बर्न किया पर्सन्स को, यदि केमिकल से पर्सन घर पे बर्न हुआ है या पर्सन हॉस्पिटल में हुआ है। यदि हॉस्पिटल में पर्सन केमिकल से बर्न हुआ है तो नॉर्मल सलाइन से पर्सन को क्या करेंगे, वॉश करेंगे। और यदि घर पे हुआ है तो टेप वाटर होते हैं, टेप वाटर से क्या करेंगे, पर्सन्स को वहाँ से वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे ताकि केमिकल है वो क्या हो जाए, वहाँ से रिमूव हो जाए। अब देखो क्या हुआ कि हम हॉस्पिटल में जो NS यूज कर रहे हैं वो NS हम क्या करते हैं 1 लीटर तक यूज करवाते हैं। 1 लीटर NS तक को हम क्या करते हैं कि 20 मिनट तक उस वुंड को या जहाँ पे बर्न हुआ वहाँ से उसको क्लीन करते रहेंगे। ठीक है, 1 लीटर NS को 20 मिनट तक उस वुंड को, उस बर्न एरिया को क्या करते रहते हैं, क्लीन करते रहते हैं। ठीक है, अब हमने जिस पार्ट को क्लीन किया है उस क्लीन वाले एजेंट को या उस सबस्टेंस को हम क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने का पर्पज़ क्या था, कलेक्ट करने का पर्पज़ ये था कि वो केमिकल था तो किस टाइप का केमिकल था, उस केमिकल के नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं, कलेक्ट किया जाता है ना। सैंपल को कलेक्ट करते हैं और लेबोरेटरी में भेज के उसकी पहचान की जाती है कि किस प्रकार से ये जो बर्न हुआ है वो किस टाइप के एसिड से बर्न हुआ है, उस केमिकल को आइडेंटिफाई करने के पर्पज से करते हैं। तो हॉस्पिटल में इस सीक्वेंस में करते हैं और होम में क्या करते हैं, पर्सन्स के टेप वाटर से। कई बार पूछते हैं कि किसी पर्सन्स की आई के अंदर केमिकल गिर जाता है, आँख के अंदर केमिकल गिर जाता है, तो उसमें भी ये सेम सीक्वेंस रहता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब आई के अंदर बर्न होता है, केमिकल बर्न किस में, आई में होता है, केमिकल बर्न आई में होता है, तो पर्सन को वॉश करना है सेम से, लेकिन कब तक करना रहना है, जब तक आई की पीएच 7.2 हो जाए। यानी कि हमारे जो नॉर्मल आई की पीएच होती है वो 7.2 ही होती है।
तो यदि किसी पर्सन की pH 7.2 से कम है तो इसका मतलब वो जल रहा है किसी केमिकल से, तो जब तक उस आंखों को साफ करना है, जब तक आंखों की pH कितनी हो जाए 7.2 हो जाए तब तक क्लीन करते रहना है, ठीक। और लास्ट में फिर नर्स का काम ये होता है कि आपने क्लीन तो किया है, फिर उसकी विजुअल एक्यूटी को भी चेक करना है कि बर्न से इतना ज़्यादा तो नहीं जला कि पर्सन्स के विजन ही चले गए, ठीक है। तो ये है केमिकल बर्न के अंदर पर्सन्स को वॉश करना है। आगे हम बात करेंगे अलाउ वाटर अलाउ करते हैं पर्सन्स को इफ द विक्टिम इज कॉन्शियस एंड एबल टू ड्रिंक। यदि पर्सन जला तो है लेकिन वो अभी भी क्या है, कॉन्शियस है, और इतना कॉन्शियस है कि वो पी सकता है, पानी पी सकता है, तो उसको पानी पिलाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पानी पिला सकते हैं। और पानी पिलाएंगे तो उसके अंदर डिहाइड्रेशन के चांस हैं वो कम हो जाएंगे। तो बर्न वाले पर्सन्स को पानी पिलाना है, लेकिन कौन से पेशेंट को, वो पेशेंट जो कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस को नहीं पिलाना भाई, अनकॉन्शियस को नहीं पिलाना है तो एस्पिरेशन के चांस बढ़ जाएंगे, तो अनकॉन्शियस पर्सन्स को नहीं पिलाना, ठीक है। आगे चलते हैं पेशेंट विथ सीवियर बर्न शुड बी केप्ट एनपीओ फर्स्ट 24 आवर्स। ये तो दोनों लाइन है, कुछ अलग बातें बोल गई है, एक में तो बोला कि पानी पिला दो और दूसरे में बोला कि पानी मत पिलाओ। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है कि पर्सन यदि माइनर इंजरी हुई है, माइनर बर्न हुआ है और पर्सन कॉन्शियस है तो क्या कर देना है, पर्सन को पानी पिला सकते हैं। लेकिन यदि सीवियर बर्न हुआ है और सीवियर बर्न के अंदर पर्सन का फेस भी जल गया है, पर्सन की नेक भी जल गई है, तो उस वाले पर्सन को तो पानी वैसे नहीं पिला सकते, ठीक है, क्योंकि फेस और नेक जला तो ट्रेकिया वगैरह सब कुछ जल जाएंगे, फिर आप पिलाने की कोशिश करोगे तो आपकी बार स्टोमक में नहीं जाएगा, पानी किधर जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा। तो ये काम नहीं करना। जब सीवियर बर्न हो जाए तो पहले 24 घंटे तक पर्सन को क्या रखना है, एनपीओ रखना, माउथ से कुछ भी नहीं देना है, क्योंकि कुछ भी आप दोगे तो किसके चांस बढ़ जाएंगे, यस, एस्पिरेशन के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हम देना स्टोमक में जा रहे हैं लेकिन जा कहाँ रहा है, फिर लंग्स में जा रहा है, और लंग्स में गया तो फिर आदमी गया, तो प्रिवेंट करना है। इसके अलावा टू डिक्रीज एचसीएल सिक्रेशन, एचसीएल के सिक्रेशन को भी प्रिवेंट करना है, क्योंकि सीवियर बर्न में क्या होता है कि वेसल से तो फ्लूइड बाहर चला गया, अब वेसल से फ्लूइड बाहर गया और हमने क्या किया, पानी पिलाया, स्टोमक में पानी जाने के बाद में किसका सिक्रेशन बढ़ जाएगा, एचसीएल का। और क्योंकि जब भी कोई भी कंटेंट्स आपके स्टोमक में जाएगा तो एचसीएल तो सिक्रेट होगा, ये तो 101% बात है कि जब भी कंटेंट्स स्टोमक में जाएंगे एचसीएल का तो सिक्रेशन होगा। तो आप पानी पिलाओगे तो क्या होगा, एचसीएल, और एचसीएल ज्यादा बनेगा तो फिर वो एचसीएल क्या करने वाला है, यहाँ पे फिर वापस बर्न करेगा, है ना। तो इस प्रकार के वाले पर्सन को भी क्या नहीं करना है, वापस आपको पानी नहीं पिलाओगे, क्लियर, ठीक है। तो पहला हमने यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें पढ़ी हैं बर्न के बारे में। आगे हम बात करेंगे ये बेसिक चीजों के बाद में हम सिस्टमेटिक तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं पर्सन्स का। पहला मैनेजमेंट कर रहे हैं, इमरजेंसी कंडीशन है, इमरजेंसी फेज यूज करवाएंगे। इमरजेंसी कंडीशन में कौन सी फेज आएगी, इमरजेंसी फेज कितने टाइम तक होती है, 48 से 72 आवर्स, यानी 48 से 72 घंटे की जो फेज होती है वो कौन सी फेज होती है, इमरजेंसी फेज। यदि किसी पर्सन, बर्न वाले पर्सन को आप 48 से 72 घंटे के अंदर यदि उसको सेव कर लिया तो उसकी लाइफ सेव हो जाएगी, फिर वो मरने के चांस वो बहुत कम हो जाएंगे, लेकिन बर्न में सबसे ज्यादा मरने के स्टार्टिंग के टाइम होता है, ठीक है। तो फर्स्ट आप क्या करोगे, फर्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द नर्स ऑफ ए बर्न पर्सन, तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना, कि 24 घंटे से पहले पानी पर्सन्स को आईवी फ्लूइड, इतना फ्लूइड देंगे ताकि वेसल्स में फ्लूइड जाया, बीपी नॉर्मल हो गया, पर्सन स्टेबल हो गया, तो पहला काम करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी मेंटेन करना है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, ठीक है। जिससे दो कंडीशन ट्रीट हो जाएंगी, आपकी हाइपोवोलियमिया की कंडीशन ट्रीट हो जाएगी और इलेक्ट्रोलाइट जो पोटेशियम की कमी आ रही थी वो भी सही हो जाएगी। सेल्स में तो कमी थी। इन केस ऑफ सीवियर नेक और फेस बर्न में पर्सन को प्रायोरिटी दी जाएगी। क्या प्रायोरिटी देंगे, किसी पर्सन के फेस और नेक ज्यादा जल गया है, ठीक है, तो उसको माउथ से तो कुछ नहीं देना है, लेकिन एक चीज याद रखना, यदि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आए
कि किसी पर्सन का फेस और नेक बर्न हो गया है तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो हम वहां पे ये बोलेंगे एयरवे को क्लीन करना, एयरवे को मेंटेन रखना, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है स्टूडेंट। कब? जब नेक और फेस बर्न होता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ नर्स to maintain open airway। ये ऐसा क्वेश्चन बार बार आया हुआ है कि पर्सन्स के ट्रॉमा मान ले, चाहे पर्सन्स का फेस और नेक बर्न मान ले, तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी नर्स की क्या होगी, एयरवे को ओपन रखना है, एयरवे को ओपन रखना है। तो जब भी रेस्पिरेटरी ट्रॉमा की या फिर एक तरह से बर्न की बातें आती है तो हमेशा हम पढ़ते हैं ABCD, और ये ABCD हमेशा याद रखा जाता है, ABCD, ठीक है। ये ABCD का यहाँ पे सीक्वेंस ट्रॉमा में होता है, किस में होता है, ट्रॉमा में। लेकिन CPR में उल्टा होता है, CPR में ये लागू नहीं होगा। CPR में तो हम क्या करते हैं, पहले C को स्टार्ट करते हैं। CPR में तो CAB होगा, लेकिन ट्रॉमा वाले पर्सन्स में या फेस और नेक वाले बर्न वाले पर्सन्स में क्या सीक्वेंस में असेसमेंट करते हैं, हमेशा पहले एयरवे को चेक करते हैं। तो ट्रॉमा और बर्न वाले पर्सन्स आ जाए और वहां पे आपको सीक्वेंस ढूंढना पड़े तो पहले यही देखना कि एयरवे नाम है तो वही राइट आंसर है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में हम पर्सन्स को असेस करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है एयरवे और रेस्पिरेशन को मेंटेन करना है। फॉर्मूला रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड इन बर्न, किसी पर्सन्स के बर्न हुआ है, उस बर्न वाले पर्सन्स को क्या करना है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट देना है। मतलब जितना फ्लूइड था वो तो बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर में चला गया, फ्लूइड वेसल्स में कम है, इंट्रासेलुलर में कम है, तो हम बाहर से फ्लूइड देने की कोशिश करेंगे और उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज बनाएंगे। तो फॉर्मूला देखते हैं हम क्या क्या फॉर्मूला देते हैं। ये फॉर्मूला है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, पहले है मॉडिफाइड ब्रॉक फॉर्मूला है मॉडिफाई। इसमें दो चीजें हैं, आपको एक सॉल्यूशन अमाउंट के अंदर दिखाया है कि एक तो 5% एल्बुमिन इन आइसोटोनिक सलाइन लेक्टेड RL सॉल्यूशन विदाउट डेक्सट्रोज के साथ, यानी दो चीजें देते हैं इस मेथड में। आप एल्बुमिन दोगे 5% और RL का सॉल्यूशन दोगे, तो बेस्ट सॉल्यूशन फॉर बर्न पर्सन, बर्न वाले पर्सन्स का बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट फ्लूइड का नाम बताइए, तो वो होगा RL, क्योंकि RL क्या है, एक आइसोटोनिक फ्लूइड है। ये हमारी बॉडी के जो अंदर फ्लूइड है वो सेम इक्वलिटी अराइज करता है, तो वापस इतना जल्दी ये वापस नॉर्मल लेवल लेके आ जाएगा फ्लूइड का, इसलिए RL इज द बेस्ट फ्लूइड फॉर बर्न वाले पर्सन। एल्बुमिन है वो देंगे, लेकिन पहले नहीं देंगे एल्बुमिन, रीजन है वो भी हम बताएंगे यहाँ पे। आगे बात करेंगे 0.5 to 15 ml पर kg% टोटल बॉडी सरफेस बर्न के अकॉर्डिंग वाले पर्सन्स को इस सीक्वेंस में देना है कि 0.5 से 15 ml पर kg पर परसेंट ऑफ टोटल बॉडी बर्न के हिसाब से देना। ये मॉडिफाई ब्रॉक फॉर्मूला है। नेक्स्ट वन फॉर्मूला है पार्कलेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सिंपल सा एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि बर्न वाले पर्सन में कौन सा फॉर्मूला यूज करवाते हैं, तो बेस्ट मेथड है कैलकुलेशन के लिए पार्कलेंट, जिसको बैक्स्टर फॉर्मूला भी बोलते हैं। स्टूडेंट क्या बोलते हैं, बैक्स्टर फॉर्मूला भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर द क्रिस्टेलॉइड होता है जिसमें RL सॉल्यूशन यूज करवाते हैं। RL सॉल्यूशन एक आइसोटोनिक है, इसके अलावा इस सॉल्यूशन का दूसरा नाम भी पूछा जाता है और CHO के अंदर ये क्वेश्चन बनेगा, इसका दूसरा नाम होगा हर्टमान सॉल्यूशन। इसको कौन सा सॉल्यूशन भी बोला जाता है स्टूडेंट, हर्टमान सॉल्यूशन बोला जाता है। ये हर्टमान साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग डिस्कवर किया था, इसलिए सॉल्यूशन को हर्टमान सॉल्यूशन बोलते हैं। तो RL सॉल्यूशन हर्टमान सॉल्यूशन होता है, RL सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ बर्न पर्सन्स RL सॉल्यूशन होता है।
आरएल ये जो हर्टमान सॉल्यूशन है, इसके अलावा हमने बहुत पहले भी आपको 4 बातें और बताई थी जिसको आपको यहाँ पे याद रखना जरूरी है कि हर्टमान हमने क्या पढ़ा था, साइन भी पढ़ा था, हर्टमान हमने पाउच भी पढ़ा था, हर्टमान पाउच भी पढ़ा था, हर्टमान ऑपरेशन भी पढ़ा था। ये तीनों चीजें हमने और पढ़ी थी। तो आपको पता है हर्टमान साइन किसको बोलते हैं, कि जब इम्प्लांटेशन होता है, जब प्लेसेंट इम्प्लांटेशन होता है उस टाइम पे माइनर ब्लीडिंग को क्या बोलेंगे, हर्टमान साइन बोलेंगे। और हर्टमान पाउच होता है वो गॉल ब्लैडर के अंदर एनी काइंड ऑफ अबनॉर्मल थिंग्स अराइज होती है, ट्यूमर वगैरह, स्टोन वगैरह, उसके लिए यूज कराते हैं। और ऑपरेशन होता है वो होता है रेक्टोसिग्मोइड रिसेक्शन वाले ऑपरेशन को बोलते हैं हर्टमान सॉल्यूशन बोला जाता है। क्लियर? तो ये बातें हैं हमने प्रीवियसली देख ली थी। तो इसमें क्रिस्टलोइड्स होता है, लेक्टेड यूज करवाते हैं, और करवाते कितना है ये इंपॉर्टेंट है, 4 ml RL पर केजी पर परसेंट ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया, टोटल बॉडी सरफेस एरिया के सीक्वेंस में हम यूज करवाएंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इसको मॉडिफाई भी किया गया है, इसको मॉडिफाई फॉर्मूला भी बोला जाता है कि क्रिस्टलोइड ओनली RL लेक्टेड सॉल्यूशन है, लेकिन 4 ml पर केजी परसेंट, 4 ml पर केजी पर परसेंट टोटल बॉडी सरफेस एरिया प्लस 15 ml पर मीटर स्क्वायर ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया, ये इस सीक्वेंस में प्लस ऐड करके मॉडिफाई किया गया कि इस फॉर्मूला से इतना ज्यादा पर्सन्स को जल्दी ट्रीट नहीं किया गया, तो कुछ ने इसको मॉडिफाई कर दिया। इसको मॉडिफाई करके 4 ml पर केजी पर परसेंट टोटल बॉडी सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला तो पहले ही था, मॉडिफाई क्या किया इसमें, मॉडिफाई ये किया कि 15 ml पर मीटर स्क्वायर ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया को फिर ऐड कर दिया, ताकि पर्सन्स को जल्दी ट्रीट कर लिया जाए और पर्सन्स की लाइफ को सेव कर लिया जाए। तो यहाँ पे लाइफ सेव करने के लिए के पर्पस से इस फॉर्मूला को मॉडिफाई किया था। तो ये हमारे बर्न का 3rd पार्ट था स्टूडेंट। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बर्न का 4th पार्ट लेके आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।